को हाय हेलो एंड नमस्ते। कैसे हैं आप सब? तो आज हम लेके आ गए आपके लिए एक और नया वीडियो, एक और नए टॉपिक के साथ। ये पहले वाले वीडियोस में हमने डिस्कस कर लिया था शॉर्ट डिस्टेंस टाइप के शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट को हमने डिस्कस कर लिया है कि कितने टाइप के होते हैं और क्या शॉर्ट डिस्टेंस होता क्या है, ये सब चीजें हमने डिस्कस कर ली है। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये क्या होता है? लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट जो होता है ये आप सभी जानते हैं कि ज्यादा दूरी तय करने के लिए लॉन्ग डिस्टेंस का यूज होगा। अब लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ अ सब्सटेंस विद इन अ प्लांट कैन नॉट बी डन बाय डिफ्यूजन अलोन। देखिए सबसे पहला पॉइंट क्या कह रहा है, आप एक चीज याद रखिएगा कि आप एनसीईआरटी लेके पढ़ते रहिएगा। एनसीईआरटी आप जरूर रखिएगा अपने पास, और आप कोई भी बुक पढ़िए, चाहे जितनी बुक पढ़िए, लेकिन एक एनसीईआरटी आप अपने पास जरूर रखिएगा। एनसीईआरटी बहुत जरूरी है आपके लिए। और वैसे तो एनसीईआरटी में जितना भी मैटर है वो हम डिस्कस कर ही देंगे, लेकिन फिर भी आप अपने पास एनसीईआरटी जरूर रखिएगा। तो चलिए देखिए पहला पॉइंट हमारा क्या कह रहा है कि जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, अगर वो सिर्फ डिफ्यूजन से हो तो वो नहीं हो सकता है। क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि डिफ्यूजन में देखिए, अगर लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट में अगर डिफ्यूजन के थ्रू अगर हमारा 50 माइक्रोमीटर की दूरी तय करने को कह दिया जाए, डिफ्यूजन से मटेरियल को डिफ्यूजन के थ्रू 50 माइक्रोमीटर की दूरी तय करने को कह दिया जाए, तो वो कितना टाइम लेगा? वो 2.5 सेकेंड लेगा। वो 2.5 सेकेंड लेगा सिर्फ 50 माइक्रोमीटर की दूरी को तय करने के लिए। अब आप खुद सोच सकते हैं, खुद आप समझदार हैं कि 1 मीटर की दूरी को तय करने के लिए उसे कितने साल लग जाएंगे। अब आप इसको खुद से कैलकुलेट कर लीजिएगा। फिलहाल देखिए, क्योंकि इसी वजह, यही जो रीजन है कि डिफ्यूजन अगर होगा तो बहुत टाइम लेगा, इसी वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट डिफ्यूजन नहीं करता है। और देखिए फिर अगला पॉइंट क्या कह रहा है, नेक्स्ट पॉइंट क्या कह रहा है हमारा, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट ऑफ वाटर, मिनरल एंड फूड अकर जनरली बाय मास एंड फ्लो। अब ये जो लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट होता है, इसमें जो वाटर एंड मिनरल का फ्लो होता है वो किस में होता है? मास फ्लो और बल्क फ्लो के थ्रू होता है। अब ये मास फ्लो और बल्क फ्लो क्या है? देखिए मास फ्लो वो होता है जिसमें मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस होता है बल्क के थ्रू और मास के थ्रू फ्रॉम वन पॉइंट से अनदर पॉइंट में। और इसमें एक मास फ्लो में सब्सटेंस मटेरियल्स मूव करते हैं, मास के थ्रू में भी मास के फॉर्म में भी मूव कर सकते हैं और बल्क के फॉर्म में भी मूव कर सकते हैं। और इसके रिजल्ट क्या आएगा कि जो प्रेशर डिफरेंस हो जाएगा वो दो पॉइंट के बीच में प्रेशर डिफरेंस आ जाएगा। इसमें जो मास फ्लो होता है, इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा कि मास फ्लो में चाहे हमारा सब्सटेंस होता है वो चाहे सोल्यूशन फॉर्म में हो चाहे सस्पेंशन फॉर्म में हो, उसकी मूवमेंट की, उसकी ट्रांसपोर्ट की जो स्पीड होगी वो दोनों की स्पीड एकदम इक्वल होगी। मास फ्लो में चाहे हमारा सब्सटेंस सोल्यूशन फॉर्म में हो या चाहे सस्पेंशन फॉर्म में हो चाहे सोल्यूशन फॉर्म में हो, स्पीड दोनों की चेंज नहीं होगी, दोनों की स्पीड इक्वल ही रहेगी हमारी। और देखिए एक चीज और, एक पॉइंट नोट कीजिए, जो हमारा डिफ्यूजन में क्या होता था, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट मैटर करता था ना, लेकिन हमारे हमारे मास फ्लो में कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का कोई मैटर नहीं है। इसमें सोल्यूशन हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के थ्रू नहीं मूव करता है। अब देखिए बल्क फ्लो क्या होता है। बल्क फ्लो जो होता है इसे हम अचीव कर सकते हैं चाहे कोई भी प्रेशर लगा के, चाहे पॉजिटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाइए चाहे निगेटिव हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर लगाइए सकते हैं। अब देखिए ट्रांसलोकेशन एक टर्म आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मोस्टली 1 मार्क्स के क्वेश्चन में पूछ लेता है, डिफाइन व्हाट इज ट्रांसलोकेशन। ट्रांसलोकेशन ये होता है हमारा बल्क मूवमेंट ऑफ वाटर थ्रू वस्कुलर और कंडक्टिंग टिश्यू इज नोन एज ट्रांसलोकेशन। चाहे वस्कुलर टिश्यू से हो चाहे कंडक्टिंग टिश्यू से हो, बल्क फ्लो मूवमेंट का उसे हम ट्रांसलोकेशन कहते हैं। तो ये था हमारा लॉन्ग डिस्टेंस। अब हम नेक्स्ट डिस्कस कर लेते हैं, हाउ डू प्लांट अब्सॉर्ब वाटर। अब इसको डिस्कस करते हैं। तो अब हम क्या डिस्कस, नेक्स्ट है हमारा हाउ डू प्लांट अब्सॉर्ब वाटर। अब देखिए प्लांट में वाटर एंड मिनरल रूट हेयर के थ्रू अब्सॉर्ब होगा। क्यों? क्योंकि रूट हेयर ना रूट में अब्सॉर्ब करने का सरफेस एरिया बढ़ाता है। अब देखिए वाटर के रूट हेयर के थ्रू अब्सॉर्ब हो रहा है। अब रूट हेयर के थ्रू वो 2 तरीके से अब्सॉर्ब होगा, एपोप्लास्ट और सिम्प्लास्ट।
तरीके से अब्जॉर्ब होगा, एक तो एपोप्लास्ट के मेथड के थ्रू या फिर सिम्प्लास्ट मेथड के थ्रू। आइए अब इन दोनों को डिस्कस कर लेते हैं कि एपोप्लास्टिक मेथड से कैसे अब्जॉर्ब होगा और सिम्प्लास्टिक मेथड से कैसे अब्जॉर्ब होगा। अब क्या है, अब हम बात करने जा रहे हैं सिम्प्लास्टिक पाथवे। देखिए ये कैसा होता है, कुछ टर्म्स आते हैं, वो टर्म्स आते देखते ही आपके दिमाग में तुरंत हिट हो जाना चाहिए, तुरंत आ जाना चाहिए कि हाँ भाई ये तो हमारा सिम्प्लास्टिक पाथवे ही है। तो वो क्या है, देखिए सिम्प्लास्टिक पाथवे क्या होता है, सबसे पहले हमारा लिविंग पाथवे होता है। एपोप्लास्टिक हमारा नॉन लिविंग पाथवे है, लेकिन सिम्प्लास्ट हमारा लिविंग पाथवे है। अब इसमें क्या होता है कि वाटर का मूवमेंट जो होता है प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन के से होता है। कैसे, मतलब प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन क्या मतलब, पहले एपिडर्मिस, फिर कॉर्टेक्स, फिर इंडोडर्मिस, फिर पेरिसाइकल से होते हुए पानी को मूव करना होता है। और ये क्या होता है, ये हमारा सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होता है। सिम्प्लास्ट क्या होता है, सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट होता है। जो हमारा सिम्प्लास्ट होता है ना, ये रिलेटिवली स्लो प्रोसेस होता है। स्लो प्रोसेस ये इसलिए होता है क्योंकि ये ना पानी, इसमें ना वाटर को मूव करने के लिए बहुत सेल मेम्ब्रेन को क्रॉस करना पड़ता है। जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप क्या कहते हैं, अगर आप कहीं जा रहे हो, आप बाइक से कहीं जा रहे हैं और अगर बाइक बहुत सारा अगर आपको ट्रैफिक मिले और ट्रैफिक से निकलते हुए आप मूव जाओगे तो क्या होगा, आपकी स्पीड स्लो हो जाएगी ना। उसी के अपोजिट अगर रोड एकदम खाली है और आप बाइक से चले जा रहे हो तो मूवमेंट कैसा हो, तो आपकी स्पीड कैसी होगी, फास्ट होगी। तो इसी वजह से, क्योंकि इसको बहुत सारा ट्रैफिक मिलेगा रास्ते में, मतलब सेल मेम्ब्रेन से गुजरते हुए इसको क्रॉस करना पड़ेगा, इसीलिए इसका मूवमेंट स्लो हो जाता है। अब देखिए इसको, देखिए पानी को किसके थ्रू होते हुए मूव करना पड़ता है, सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म, इन सब से होते हुए पानी को मूव करना पड़ता है। तो ये क्या है, इसमें जो पानी का मूवमेंट होता है वो किसके थ्रू होता है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू वाटर का मूवमेंट होता है। ध्यान रखिएगा, इसमें वाटर का मूवमेंट किससे हो रहा है, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू हो रहा है। ये रिलेटिवली स्लो प्रोसेस है। और क्या, ये स्लो है इसीलिए, और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे। सिम्प्लास्टिक पाथवे को हम ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं। तो हमने इसमें क्या जाना, ये लिविंग पाथवे है, प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से होते हुए पानी को मूव करना पड़ता है, और पानी मूव करता है किसके थ्रू, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू, और ये सिस्टम ऑफ इंटरकनेक्टेड प्रोटोप्लास्ट है। इसमें क्या होता है, पानी को क्रॉस करने के लिए सेल मेम्ब्रेन से गुजरना पड़ता है, इसीलिए ये रिलेटिवली स्लो प्रोसेस होता है और हम इसे ट्रांस मेम्ब्रेन पाथवे भी कहते हैं। अभी हम इसी चीज को अगर हम डायग्राम से पढ़ेंगे ना तो आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, कोई भी डाउट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले हम एपोप्लास्ट को भी डिस्कस कर लेते हैं, उसके बाद डायग्राम से पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट है हमारा एपोप्लास्ट। अब हम नेक्स्ट है हमारा एपोप्लास्ट। देखिए एपोप्लास्ट में अभी हमने क्या डिस्कस किया, सिम्प्लास्ट में। अब एपोप्लास्ट में वाटर का मूवमेंट कैसा होता है, देखिए इसमें जो वाटर का मूवमेंट होगा वो बहुत ही फास्ट होगा। उसमें क्या था, स्लो था, और इसमें फास्ट है। फास्ट इसलिए क्योंकि ये कोई भी बैरियर प्रोवाइड नहीं करता है वाटर के मूवमेंट के लिए। अब देखिए एपोप्लास्ट जो है वो हमारा वो नॉन लिविंग पाथवे है, और सिम्प्लास्ट क्या था, वो हमारा लिविंग पाथवे था, और एपोप्लास्ट है हमारा नॉन लिविंग पाथवे। तो हमारा क्या कहते हैं, एपोप्लास्ट होता है सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस एंड जाइलम कैविटी एसोसिएटेड टुगेदर टू फॉर्म अ एपोप्लास्ट। इसमें क्या होता है, सेल वॉल इंटरसेलुलर स्पेसेस और जाइलम कैविटी एसोसिएट होके हमारा एपोप्लास्ट को फॉर्म करते हैं। देखिए उसमें क्या हो रहा था, प्लाज्मोडेस्मेटल के थ्रू पानी मूव कर रहा था ना, इसमें क्या किससे मूव करता है, सेल वॉल के थ्रू, इंट्रासेलुलर स्पेसेस के थ्रू पानी मूव करता है। देखिए इसमें क्या होता है, जो मोस्ट ऑफ द वाटर होता है वो रूट से ही अब्सॉर्ब हो जाता है, रूट हेयर के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाता है एपोप्लास्टिक पाथवे में मोस्ट ऑफ द पानी रूट हेयर के थ्रू अब्सॉर्ब हो जाता है। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इसमें जो कॉर्टिकल सेल होती है ना वो बहुत ही लूजली पैक होती है। इसकी कॉर्टिकल सेल बहुत ही लूजली पैक होती है, इसीलिए इनमें मोस्ट ऑफ द वाटर रूट हेयर के थ्रू ही अब्सॉर्ब हो जाता है।
अब देखिए एक चीज और, उसमें क्या हो रहा था, वाटर का मूवमेंट कैसा हो रहा था, साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू हो रहा था ना, और लेकिन इसमें क्या होगा, इसमें वाटर का मूवमेंट मास फ्लो के थ्रू होगा। किससे? मास फ्लो के थ्रू। तो ये हो गया हमारा एपोप्लास्ट। अब हम डायग्राम से डिस्कस करते हैं कि हमारा सिम्प्लास्टिक और एपोप्लास्टिक कैसे होता है। आइए अब हम क्या करते हैं कि हम ना एपोप्लास्टिक और सिम्प्लास्टिक पाथवे को डायग्राम से समझते हैं, डायग्रामेटिक वे से समझते हैं। देखिए जो आपको ये रेड कलर से दिखाई दे रहा है एरो, वो क्या दिखा रहा है, वो हमारा सिम्प्लास्ट पाथवे को दिखा रहा है, और ये जो ब्लैक कलर से दिख रहा है ये हमारा एपोप्लास्ट पाथवे को दिखा रहा है। अब देखिए और ये क्या है, और पानी, और इसमें क्या है, देखिए ये रूट हेयर है, ये एपिडर्मिस है, ये कॉर्टेक्स है, एंडोडर्मिस और पेरिसाइकल, और ये हमारा जाइलम है, ये कैस्पेरियन स्ट्रिप है, और ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है। देखिए एपोप्लास्ट में क्या होता है, पानी जो होता है वो सेल के थ्रू और इंट्रासेलुलर स्पेसेस के थ्रू से होते हुए पानी मूव करता है। बट ऑन द अदर हैंड सिम्प्लास्ट में क्या होता है, सिम्प्लास्ट में सेल के थ्रू और प्लाज्मोडेस्माटा के थ्रू, साइटोप्लाज्म के थ्रू, इन सब को होते हुए मूव करता है सिम्प्लास्ट में। देखिए एपोप्लास्ट जो होता है हमारा वो कैसा है, वो हमारा फास्ट प्रोसेस होता है, और सिम्प्लास्ट जो होता है वो हमारा स्लो प्रोसेस होता है। देखिए कि एपोप्लास्ट में क्या होता है, पानी सीधा सीधा इंट्रासेलुलर स्पेसेस से होते हुए निकल जाता है, और लेकिन जो हमारा सिम्प्लास्ट होता है उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बैरियर को क्रॉस करते हुए इंट्रासेलुलर स्पेसेस जगह बनाते हुए पानी निकलता है बाहर, इसीलिए ये स्लो प्रोसेस हो जाता है। अब देखिए एपोप्लास्टिक पाथवे कैसे होता है कि ये है रूट हेयर, रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया, तो अब क्या है, अब पानी यहाँ है, जो एपोप्लास्टिक पाथवे में क्या होगा, पानी यहाँ इंट्रासेलुलर स्पेसेस से होते हुए एपिडर्मिस में मूव करेगा, एपिडर्मिस से इंट्रासेलुलर स्पेसेस में होते हुए कॉर्टेक्स में मूव करेगा, कॉर्टेक्स से इंट्रासेलुलर स्पेसेस से होते हुए ये इंडोडर्मिस में मूव करेगा। देखिए इंडोडर्मिस में मूव करेगा, पेरिसाइकल में हम नहीं कह रहे, सिर्फ इंडोडर्मिस तक। और देख इंडोडर्मिस में आते ही यहाँ इंडोडर्मिस में ये क्या है, एक दो कैस्पेरियन स्ट्रिप प्रेजेंट है, जो क्या करेगी, पानी को ब्लॉक कर देगी, पानी जाने के रास्ते को, जिस रास्ते से पानी निकल रहा है उस रास्ते को ब्लॉक कर देगी। तो पानी क्या होगा, इंडोडर्मिस से अंदर आ जाएगा, और आगे जो पानी मूव करेगा वो सिम्प्लास्टिक पाथवे से मूव करेगा। देखिए सिम्प्लास्टिक पाथवे में कैसे मूव करता है, रूट हेयर ने पानी एब्जॉर्ब किया, पानी आया अंदर एपिडर्मिस में, पानी आया इंडोडर्मिस में, फिर साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू वाटर मूव करता है। देखिए फिर आएगा कॉर्टेक्स में, फिर आएगा इंडोडर्मिस में। देखिए इंडोडर्मिस में यहाँ का भी पानी आ गया और यहाँ से भी पानी आ गया। अब जो आगे जो मूव करेगा पेरिसाइकल में जाएगा, यहाँ से एपोप्लास्टिक पाथवे खत्म हो जाएगा, आगे जो होगा वो हमारा होगा सिम्प्लास्टिक पाथवे। फिर पेरिसाइकल में आया सिम्प्लास्टिक पाथवे के थ्रू पानी, और फिर उसके बाद वो चला जाएगा जाइलम में, आगे का काम फिर जाइलम करेगा। देखिए समझ में आया ना कि एपोप्लास्टिक पाथवे में पानी इंट्रासेलुलर स्पेसेस से होते हुए मूव किया, इंडोडर्मिस तक आया, और सिम्प्लास्टिक पाथवे में भी पानी यहाँ साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के थ्रू मूव करते हुए इंडोडर्मिस से क्रॉस किया, फिर कॉर्टेक्स से क्रॉस किया, फिर इंडोडर्मिस में आ गया। इंडोडर्मिस में एपोप्लास्टिक का भी पानी आ गया और यहाँ सिम्प्लास्टिक से भी आ गया। तो आगे जो पानी मूव करेगा वो कौन से मेथड से मूव करेगा, आगे हमारा सिम्प्लास्टिक मेथड होगा, एपोप्लास्टिक मेथड आगे नहीं होगा। तो समझ में आ गया ना। तो ये होता है हमारा एपोप्लास्टिक पाथवे और सिम्प्लास्टिक पाथवे। तो आज हम अपने वीडियो को बस यहीं ख़त्म करते हैं। हमारा वीडियो यहाँ तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। इसी तरह हमारे वीडियो को आगे भी देखते रहिए, चैनल पे बने रहिएगा, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो।